वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन इस देश की पहली स्वतंत्र, स्वावलंबी और प्रजातांत्रिक यूनियन है। इसकी स्थापना अगस्त 1920 में मुंबई में हुई। इसका पहले नाम BB&CI रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन यानी कि बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन था। मुंबई के लोअर परेल में, जो अभी लक्ष्मी निवास है, वहाँ उस समय के हॉल ऑफ बैरी में यूनियन की प्रथम सभा में अजमेर के सेवानिवृत्त सहायक यातायात अधीक्षक राय साहब चंद्रिका प्रसाद इस यूनियन के पहले अध्यक्ष और मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री भूकन दास मास्टर महामंत्री चुने गए। श्री भूकन दास मास्टर व श्री FJ जोनवाला बहुत कम समय के लिए इस यूनियन के महामंत्री रहे। इसलिए उस समय के सेक्रेटरी और एक वकील तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री SH जहाबवाला ने सन 1921 से 1929 तक यूनियन के महामंत्री पद पर कार्य किया। जब इस यूनियन की स्थापना हुई, उस समय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए देश में कोई श्रम कानून नहीं थे। भारतीय, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन कामदारों के वेतन, छुट्टी, अलाउंस, हॉलिडे आदि में बहुत भेदभाव किया जाता था। काम के घंटों की कोई सीमा नहीं थी। कामदारों को अधिकारियों की इच्छा के अनुसार नौकरी में रखा जाता था और निकाल दिया जाता था। कर्मचारियों को संगठित कर उनकी मांगों के लिए संघर्ष करना एक फौजदारी अपराध माना जाता था। भारत सरकार ने सन 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन इस एक्ट के तहत पंजीकरण संख्या 5 से पंजीकृत हुई। पहली 4 यूनियन आज अस्तित्व में नहीं है, अर्थात वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन इस देश की सबसे पुरानी और विगत 100 वर्षों से कार्यरत एकमात्र यूनियन है। 50 के दशक में भारतीय रेलवे का पुनर्गठन हुआ, जिसके अंतर्गत रेलों को 8 जोन में बांटा गया और GBS रेलवे, राजपूताना, मालवा रेलवे, मेवाड़ स्टेट रेलवे, जयपुर स्टेट रेलवे और सौराष्ट्र की सभी स्टेट रेलवे को BB&CI रेलवे में सम्मिलित कर 5/11/1951 को पश्चिमी रेलवे का गठन किया गया और इसी के साथ BB&CI रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन का नाम बदलकर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन किया गया। इस यूनियन ने स्थापना से ही मजदूरों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर संघर्ष किया। पहले अंग्रेजों से लोहा लिया और आज़ादी के बाद देश की सरकारों से संघर्ष किया। यूनियन बनने से पहले इसी यूनियन के नेताओं के नेतृत्व में 22 से 28 मई 1920 तक परेल वर्कशॉप के लगभग 5,500 मजदूरों ने हड़ताल की और उनके वेतनमान 1 सितंबर 1919 से संशोधन के निर्णय के साथ सफल रही। 11 से 14 अक्टूबर 1921 तक छटनी, वेतन कटौती, ओवरटाइम आदि के प्रश्नों को लेकर पुनः हड़ताल की गई और वो भी सफल रही। 5 से 8 दिसंबर 1921 तक फिर से एक बार परेल लोको शेड के 350 कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल की थी, लेकिन इस समय उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। यूनियन की स्थापना से लगातार 8 वर्षों तक कर्मचारियों के हितों के लिए जोरदार प्रयासों और निरंतर संघर्ष के कारण प्रशासन ने इस यूनियन से नियमित बातचीत करने के उद्देश्य से मई 1928 को मान्यता प्रदान की और यूनियन के रिप्रेजेंटेशन आदि कार्य के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति स्टाफ ऑफिसर के नाम से की गई। परेल वर्कशॉप को मुंबई से दाहोद ले जाने पर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उस विवाद को सुलझाने के लिए इस देश में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के प्रयासों से पहली बार दिनांक 28/12/1929 को काउंसिल के गवर्नर जनरल द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन नियुक्त किया गया, जिसमें श्री बिपिन बिहारी घोष बंगाल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज अध्यक्ष थे, श्री CW कुलिन BB&CI रेलवे के डिप्टी एजेंट थे और साथ में श्री जमुना दास मेहता जो यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनको सदस्य के रूप में नामित किया गया। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को समान वेतन पर स्पेशल ग्रेजुएटी के साथ वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन दिया गया तथा दाहोद के फ्रीलैंड गंज रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर आवंटित किए गए। सन 1930 से 1935 की वैश्विक आर्थिक मंदी और सन 1941 से 1945 के विश्व युद्ध के दौरान सभी विपरीत हालातों के बावजूद यूनियन ने रेल कर्मियों और उनके परिवारों की मदद के लिए सब्सिडाइज ग्रेन शॉप, वाजिब दाम के राशन शॉप खुलवाए
जिसमें वो अपने और अपने परिवार की मदद के लिए सामान खरीद सकते थे। भारतीय रेलवे में जब कोई यूनियन या फेडरेशन अस्तित्व में नहीं था, तब 26 और 27 जून 1946 को एक हड़ताल प्रस्तावित की गई, लेकिन इस समय सरकार और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बीच सभी रेल कर्मचारियों को 4.5 रुपया की अंतरिम राहत, छटनी नहीं करना, वेतन आयोग का गठन और अन्य मांगों पर समझौता हुआ। साथ ही काम के घंटे, साप्ताहिक अवकाश, रेस्ट और ओवरटाइम के बारे में मुंबई हाई कोर्ट के एक जस्टिस राजाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। 1947 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनके कुशल नेतृत्व में रेलवे कर्मियों के लिए आज मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधि रेल प्रशासन से मीटिंग करके कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करते हैं और यह एक परमानेंट नेगोशिएटरी मशीनरी, जिसे पीएनएम कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। जैसा कि हमने बताया है, इस यूनियन ने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में भी रेल कर्मचारियों के लिए संघर्ष जारी रखा। सन 1960 में द्वितीय केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ पर्याप्त महंगाई भत्ते का भुगतान इत्यादि मांगों के लिए रेलवे और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों ने 12 जुलाई से 16 जुलाई तक 5 दिन की हड़ताल की थी। 12 जुलाई 1960 को दाहोद में पुलिस गोलीबारी के कारण यूनियन के 5 हड़ताली श्रमिक स्वर्गीय श्री सखाराम, श्री सीताराम, श्री रणजीत, श्री कृपाशंकर तिवारी और श्री खदेरन यादव शहीद हो गए थे, जिसमें पश्चिमी रेलवे के 10,000 से अधिक श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया, 1244 बर्खास्त किए गए और 9,510 से ज़्यादा निलंबित किए गए। वर्ष 1928 से चली आ रही यूनियन की मान्यता खत्म कर दी गई, लेकिन 1961 में यूनियन की मान्यता पुनः प्राप्त कर ली गई और सभी पीड़ित श्रमिकों को उनके मूल पदों पर बहाल कर दिया गया और शहीदों के आश्रितों को पुनर्वास में यूनियन ने पूरी मदद की। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 5 शहीदों की याद में खुद की ज़मीन खरीदकर दाहोद में एक शहीद स्मारक और शहीद भवन का निर्माण किया। आज वहां मणिबेन कारा बाल मंदिर और समाज कल्याण प्रवृत्तियां चलाई जाती है। सन 1960 की हड़ताल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसके फलस्वरूप 1966 में संयुक्त सलाहकार यंत्रणा, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, डिपार्टमेंटल और नेशनल लेवल पर उसकी शुरुआत की गई, जिसके तहत कर्मचारी पक्ष और अधिकारी पक्ष रेलवे कर्मचारी सहित केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते, काम के घंटे, छुट्टी, कार्य और कल्याण आदि से संबंधित सभी मामले उन पर चर्चा करते हैं। यदि किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तो इस संदर्भ में ट्रिब्यूनल के पास अनिवार्य रूप से जाने का प्रावधान है। आपको जानकर हर्ष होगा कि ट्रिब्यूनल के इस प्रावधान के तहत यूनियन ने कई उपलब्धियां पाई है, जैसे कि रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान, ओपन लाइन के रेल कर्मियों को कैजुअल छुट्टियां, ट्रैफिक और लोको रनिंग स्टाफ को कैजुअल लीव पर माइलेज का भुगतान आदि। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष में सन 1974 की हड़ताल प्रमुख है, जिसमें रेल कर्मियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाए, प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक ड्यूटी ना हो, नीड बेस वेज निर्धारण किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के साथ वेतन में समानता हो, सभी कैजुअल लेबर को नियमित किया जाए, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी जैसी अन्य मांगों के साथ उत्पादकता आधारित बोनस की मांगें प्रमुख थी। सन 1974 की हड़ताल के सफल संचालन के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल का गठन किया गया था। हड़ताल तो 8 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन हड़ताल होने से पहले ही उसे कुचलने के लिए उस समय की सरकार ने अपनी सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य नेताओं को 1 और 2 फरवरी मई 1974 की आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई में नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महासचिव साथी वीआर मलगी की सीडीआई की हिरासत में मृत्यु हो गई और 2 मई 1974 को बॉम्बे में स्वतः ही पूर्ण हड़ताल हो गई। यह हड़ताल पश्चिमी रेलवे पर सबसे प्रभावी थी
और इसलिए यहाँ पर विक्टिमाइजेशन भी बहुत भारी संख्या में हुआ था। 20 दिनों तक चली शानदार ऐतिहासिक हड़ताल 28 मई 1974 को वापस ली गई। यूनियन के सतत प्रयासों और सक्रिय कार्यकर्ताओं के समर्थन से पश्चिमी रेलवे पर सभी पीड़ित रेल कर्मियों को नौकरी में वापस ले लिया गया और उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खत्म करवाने में यूनियन को सफलता मिली। सन 1974 की हड़ताल के दौरान सरकार के मजदूर विरोधी रवैये के कारण यूनियन के नेताओं और रेल कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ असंतोष और अशांति व्याप्त हो गई। सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और सीपीआई और सीपीएम को छोड़कर सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और देश के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भारी सेंसरशिप लगाई गई। यूनियन के कार्यालय और यूनियन नेताओं के आवास पर छापे मारे गए। सन 1977 में किए गए आम चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और देश में पहली बार जनता पार्टी सत्ता में आई। प्रोफेसर मधु दंडवते और जॉर्ज फर्नांडिस रेल मंत्री और उद्योग मंत्री बने। प्रोफेसर मधु दंडवते ने सभी बर्खास्त रेल कर्मियों को बहाल करने का आदेश दिया और इसी प्रकार पीड़ितों को राहत दिया और इस तरह सन 1974 के सारे हड़ताली श्रमिकों के सभी नुकसानों को खत्म कर दिया गया। 1974 की हड़ताल का सरकार के ऊपर दबाव इतना अधिक था कि इस अवधि के दौरान रेलवे कर्मचारियों के रेलवे वर्कर क्लासिफिकेशन ट्रिब्यूनल अवार्ड को लागू किया गया, जिससे 3.5 लाख से अधिक टेक्निकल वर्कर लाभान्वित हुए। इंसेंटिव की दरों में संशोधन किया गया। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक अडॉक ग्रांट के रूप में 15 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की मांग पर 6/12/1979 को उत्पादकता लिंक बोनस यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को दिया। शुरुआत में 1600 तक के वेतन पाने वाले सभी रेलवे अधिकारी और कर्मचारी पीएलबी के भुगतान के लिए पात्र थे, लेकिन हमारे लगातार प्रयासों से अब सभी ग्रुप सी व डी और गैर राजपत्रित अधिकारियों को ₹7,000 प्रति माह की दर से बोनस का भुगतान किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल सभी रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस का भुगतान किया गया था। डब्ल्यूआरयू ने हमेशा डिसिप्लिन और अपील नियमों के नियम 14/2 के तहत बिना जांच के कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। इस क्रम में 1974 की हड़ताल में बर्खास्त सभी रेल कर्मचारी, कोटा मंडल के 3 गैंगमैन, भावनगर मंडल के मेट व यूनियन के सचिव, 1981 में लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा की गई हड़ताल में राजकोट के 14 व रतलाम के 8 लोको रनिंग स्टाफ, दाहोद वर्कशॉप के 3 कर्मचारी और बड़ौदा व अहमदाबाद मंडल के 1 पीडब्ल्यूआई, जिन्हें 14/2 नियम के तहत बर्खास्त किया गया था, यूनियन ने पूरे पश्चिम रेलवे पर आंदोलन कर इन सभी को पुनः बहाल करवाया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के मामले में है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कैडर में 70 से 80% पद उच्च ग्रेड में हैं। इससे ग्रुप डी और ग्रुप सी के कर्मचारियों के प्रमोशन में काफ़ी सुधार हुआ है। जिन व्यक्तियों को उनके ग्रेड के अधिकतम पर रोक दिया जाता था, उन्हें स्टेगनेशन इंक्रीमेंट दिया जाता था। जिन व्यक्तियों के पास प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं होता था, उन्हें अगले उच्च ग्रेड में इन सीटू प्रमोशन दिया जाता था। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अन्य घटकों के साथ ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने सरकार को हर बार वेतन आयोग की नियुक्ति के लिए सहमत करने में सफलता प्राप्त करी। 5वें वेतन आयोग ने पहली बार हर कर्मचारियों को इंटरिम रिलीफ के रूप में ₹100 और 20% महंगाई भत्ता ग्रेजुएटी के भुगतान के लिए दिया। 5वें वेतन आयोग द्वारा सौंपी गई अंतरिम रिपोर्ट को सरकार ने गुप्त रखा था, लेकिन रेलवे और अन्य कर्मचारियों ने पूरे देश में आंदोलन किया और सरकार को इन सिफारिशों को स्वीकार करना पड़ा। प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन के 10% या न्यूनतम ₹100 अंतरिम राहत, ग्रेजुएटी के लिए वेतन में 97% डीए का विलय के लाभ मिले। पेंशनरों को भी अंतरिम राहत का लाभ मिला। इस तरह अंतरिम रिपोर्ट के द्वारा कर्मचारियों को करीब 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 5वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मई 1997 में भारत सरकार को सौंपी गई, लेकिन उसमें अनगिनत कमियों के कारण सरकार और कर्मचारियों के बीच बहुत ही अशांति का माहौल था। अतः 24 सितंबर
1997 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने हस्तक्षेप किया और योजना आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री प्रोफेसर मधु दंडवते और केंद्रीय गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्ता के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह को समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया। मंत्रियों के समूह के साथ लगातार एक सप्ताह 45 घंटे चर्चा चली और अंत में 10 सितंबर 1997 को आधी रात को प्रस्तावित वेतन निर्धारण लाभ 20% से बढ़ाकर 40% करने का फैसला हुआ और इसी के साथ प्रस्तावित हड़ताल को भी वापस लिया गया। भारतीय श्रमिक आंदोलन के इतिहास में कॉमरेड उमरावमल पुरोहित, कॉमरेड जेपी चौबे और जेसीएम के अन्य नेताओं की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। छठे वेतन आयोग ने वेतन निर्धारण के लिए सिर्फ 74% महंगाई भत्ता गणना में लिया था, जिसे जेसीएम द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लेने पर सुधार कर 74 के बजाय 86% महंगाई भत्ते को गणना करने का निर्णय लिया गया। एसीपी और एमएसीपी के तहत नियत अवधि में 10, 20 और 30 वर्षों में आर्थिक पदोन्नति का लाभ जेसीएम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छठे वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण का लाभ देने में नॉन मैट्रिक ग्रुप डी कर्मचारियों पर बड़ा खतरा था, लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान करवाकर उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ एरियर्स के साथ दिलवाया गया। यह भी ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एसीपी स्कीम के तहत पहले समान ग्रेड पे में हुई पदोन्नति को गिना जाता था। यह मुद्दा राष्ट्रीय अनोमली कमेटी में उठाया गया और वर्ष 2013 में समान ग्रेड पे में जहां 3% वेतन निर्धारण का लाभ नहीं दिया गया था, उसे प्रमोशन के रूप में नहीं गिनने का निर्णय लिया गया। सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे कर्मचारियों की कंट्रीब्यूटरी मेडिकल स्कीम में सुधार किया गया और अंतिम वेतन और लाभ के योगदान के साथ जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए भारतीय रेलवे पर लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम RELHS की शुरुआत की गई। फिक्स मेडिकल अलाउंस का भुगतान 7वें वेतन आयोग ने 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया। लंबी लड़ाई के बाद सेफ्टी संबंधित सेवानिवृत्ति योजना शुरू की गई और इसे वर्ष 2010 में और उदार बनाकर लार्जेस्ट का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत ग्रुप डी के हजारों कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार दिया गया। अब इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। हम योजना को फिर से शुरू करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम क्वैसी रेलवे स्टाफ की नियुक्ति के लिए भी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 19/11/2015 को भारत सरकार को दी गई। जेसीएम नेताओं के लगातार प्रयास करने और एनजेसीए के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के श्रृंखलाबद्ध आंदोलन के कारण 30 जून 2016 को लागू की गई, जो 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की गई। सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को भत्ते का भुगतान 1 जुलाई 2016 से किया गया। आर्टिजन कैडर के प्रतिशत में सुधार की मांग पर सहमति व्यक्त की गई और इसे लागू भी किया गया। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर समान वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई की गई थी। इससे जिन कर्मचारियों जिनकी वेतन वृद्धि 1 फरवरी से जून थी, उनको नुकसान हो रहा था। यह मुद्दा भी उठाया गया और आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि जो लोग 31 दिसंबर 2005 से पहले जनवरी से जून तक वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहे थे, उन्हें 1 जनवरी 2006 से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के कड़े निरंतर प्रयासों के कारण रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रैक मेंटेनर का पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत 10, 20, 20, 50% कैडर का विभाजन किया गया। कई कारणों से यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है, लेकिन यूनियन इसके क्रियान्वयन के लिए पश्चिमी रेलवे प्रशासन से लगातार लड़ रहा है। यूनियन ने पश्चिमी रेलवे पर जनरल मैनेजर के विशेष अधिकार के तहत 10,000 से अधिक एक्ट अप्रेंटिस को रोजगार दिलवाया है। अब हमने सीधी भर्ती में प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस के लिए 20% कोटा भी हासिल किया है। फेडरेशन की मांग के अनुसार छठे वेतन आयोग ने 730 दिनों के चाइल्ड केयर लीव को शुरू किया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने इसमें विपरीत बदलाव किए, जिसके खिलाफ यूनियन लड़ रही है। अभी एक सिंगल मदर फादर भी CCL का लाभ उठा सकते हैं।
मैटरनिटी लीव 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन किया गया। तीसरे वेतन आयोग के बाद सारे वेतन आयोग द्वारा पेंशन का पुनर्निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता रहा है। अब पति या पत्नी की मृत्यु के बाद विधवा बेटी, अविवाहित बेटी और तलाकशुदा बेटियों पारिवारिक पेंशन के लिए भी पात्र हैं। वर्ष 1980 में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा स्थापित मणिबेन कारा फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में यूनियन द्वारा श्रमिक शिक्षा, कैडर बिल्डिंग, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य के बारे में बुनियादी शिक्षा, स्वच्छता, दहेज विरोधी प्रदर्शनी, रक्तदान, हेल्थ चेकअप शिविर आदि जैसी विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां नियमित रूप से की जाती हैं। चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान भी अपना योगदान इस सरकार को और इस देश को दिया है। यूनियन ने हमेशा भूकंप, चक्रवात, ड्राफ्ट, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ज़रूरतमंद लोगों के लिए और वर्तमान में कोविड-19 महामारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनियन ने सन 1977-78 में बंगाल में बाढ़ के दौरान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चक्रवात के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे को 1 लाख रुपए का योगदान दिया। वर्ष 2001 और 2 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के समय यूनियन ने पूरे कच्छ, भुज व गांधीधाम में बच्चों के लिए बहुत सारी अस्थायी स्कूलों का संचालन किया तथा प्रभावित लोगों को भोजन और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करी। मुंबई में सबसे अधिक रक्त यूनिट दान करने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा यूनियन को 2 बार सम्मानित किया गया। पूरे वेस्टर्न रेलवे में समय समय पर ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप और ब्लाइंड का सर्वे कर उनकी गतिविधियों में मदद करने के लिए शिविर आयोजित किए जाते हैं। गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में गैंगमैन के परिवारों को सिलाई, बुनाई और एडल्ट एजुकेशन के क्लासेस का आयोजन किया और उन्हें मदद करने का भी काम किया है। साथ में जो मेधावी बच्चे होते हैं उन्हें भी समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता रहता है। कोविड-19 महामारी में यूनियन ने लोगों की मदद के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए का और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 52 लाख रुपए का योगदान दिया है। सभी मंडल में शाखाओं ने आयुष मंत्रालय द्वारा सिफारिश के अनुसार जो भी मदद हो सकती है सभी लोगों के लिए सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड आदि का व्यवस्था किया और उन्हें बांटने का काम किया। साथ ही होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा का भी वितरण किया गया। बड़े पैमाने पर रेलवे कॉलोनियों को सैनिटाइज करने का काम यूनियन के कार्यकर्ताओं ने करने का काम किया है। साथ ही वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को लेकर उन्हें भी बहुत बड़े पैमाने पर मदद करने का काम यूनियन ने किया है। स्वर्गीय श्री MD साठे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के अलावा भूतकाल में हमारे बहुत से स्वर्गीय साथियों और वर्तमान में हर डिवीज़न के सेक्रेटरी, चेयरमैन, युवा और महिला विंग तथा अन्य सक्रिय कार्यकर्ता हेडक्वार्टर के मार्गदर्शन में इन नॉन बार्गेनिंग गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सेवारत कर्मचारियों के प्री सिलेक्शन एजुकेशन, RRB व RRC उम्मीदवारों के क्लास, NPS, निजीकरण व सेफ्टी आदि पर सेमिनारों का आयोजन मुख्य है। वेस्टर्न रेलवे के संदेश के प्रसार के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में रेलवे सेंटिनल मासिक प्रकाशित किया जाता है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के अधीन कार्यरत महिलाओं और युवाओं का विशेष प्रकोष्ठ उन्हें संगठन को चलाने के लिए यूनियन की विभिन्न गतिविधियों को सभी स्तरों पर ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक साथी NM जोशी, राय साहब चंद्रिका प्रसाद, जमुना दास मेहता जी, GD पारेख, पद्मश्री मिस मणिबेन कारा, VB कर्णिक, GB सुखी, जगदीश अजमेरा, उमरामल पुरोहित जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने इस संगठन में विशेष योगदान दिया था। वर्तमान में यूनियन कॉमरेड RC शर्मा अध्यक्ष और कॉमरेड JR भोंसले महासचिव के सक्षम नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। 100 साल पहले एक छोटी सी मेंबरशिप के साथ शुरू यूनियन ने अपने प्लेटिनम जुबली के समय 1994 में लेबर मिनिस्ट्री द्वारा सत्यापित 1,55,000 रेलवे कर्मचारियों की मेंबरशिप को बताया था तथा 8 मंडल मुख्यालयों और 6 कारखानों पर इसकी 220 से अधिक शाखाएं थी, जो उनके विभाजन के बाद वर्तमान में यूनियन की सदस्यता 70,000 के लगभग है और 6 मंडलों और 4 प्रमुख वर्कशॉप के साथ 140 शाखाएं हैं।
आकार और सदस्यता में कमी के बावजूद आज 2000 से ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता इस यूनियन में कार्यरत हैं। यह देश की सबसे पुराने और सबसे बड़े सिंगल इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियनों में से एक है, जिसने 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1925 में ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन और 1948 में हिंद मजदूर सभा की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। रेल कर्मियों की सेवा के 50 वर्ष पूरे होने पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 29-30 नवंबर 1971 को मुंबई में अपनी गोल्डन जुबली मनाने का काम किया था। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने 75 वर्ष पूरे होने पर 1 से 3 नवंबर 1995 को इंदौर में अपना प्लेटिनम जुबली कन्वेंशन आयोजित किया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने वर्ष 2007 और 2013 में आयोजित सीक्रेट बैलेट चुनाव जीते हैं। 2019 में होने वाला सीक्रेट बैलेट चुनाव स्थगित कर दिया गया है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन प्रत्येक वर्ष विशेष दिनों का आयोजन बहुत धूमधाम से करता है और सभी शाखा मंडलों पर उसमें कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस यूनियन के नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान किया है। इस यूनियन के अध्यक्ष राय साहब चंद्रिका प्रसाद तिवारी को ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। श्री जमुनादास मेहता और मणिबेन कारा भी ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। मणिबेन कारा 1936 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही। इस यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड जगदीश अजमेरा AIRF के भी उपाध्यक्ष थे। 1958 से 2000 तक साथी उमरावल पुरोहित वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री थे और उसके बाद अध्यक्ष पद पर 2014 में उनकी मृत्यु तक रहे। साथ ही CS मेनन 2000 से 2010 तक महामंत्री रहे। कॉमरेड उमरावल पुरोहित 1980 से 2014 तक AIRF के अध्यक्ष थे। वे 1985 से 2012 तक केंद्रीय श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा के महासचिव रहे। करीब 37 वर्ष तक वे NJCM के सचिव स्टाफ साइड भी थे। इस यूनियन के वर्तमान महामंत्री कॉमरेड JR भोंसले भारत सुरक्षा प्रेस मजदूर संघ नासिक के अध्यक्ष हैं। वर्ष 1999 में वे HMS के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और 2001 में AIRF के कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए और आज भी उन्हीं पदों पर कार्यरत हैं। इस प्रकार वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने 100 वर्षों में न केवल पश्चिमी रेलवे के कर्मचारियों की सेवा की है, बल्कि पूरे देश में एक स्वतंत्र, स्वावलंबी, लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंचों पर भी नेतृत्व प्रदान किया है, जिसमें मिस मणिबेन कारा ने ICFTU में विभिन्न पदों पर नेतृत्व किया था। कॉमरेड उमरावल पुरोहित लगातार 2 टर्म के लिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट के पद पर चुने गए पहले एशियाई व्यक्ति थे। उनके सम्मान में लंदन स्थित ITF कार्यालय में एक सम्मेलन कक्ष का नाम ब्रदर उमरावल पुरोहित सम्मेलन कक्ष रखा गया है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सम्मान और गर्व की बात है। कॉमरेड JR भोंसले को वर्ष 2005 में ITUC के आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था। आज भी वह उस पद पर जारी हैं। इस गरिमामयी गाथा के साथ हम हमेशा संघर्षरत हैं और हमारी लड़ाई आज भी मांगों के लिए जारी है। वित्त मंत्रालय ने जो 18 महीने की अवधि के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से दिए जाने वाले DA को फ्रीज कर दिया है, इससे आज औसतन 37 रुपये प्रतिदिन के वेतन का नुकसान सभी कर्मचारियों को हो रहा है। हम अपनी पूरी कैडर से अपील करते हैं कि अपनी लंबित मांगों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए सामूहिक शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत करें। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने अस्तित्व के 100 सफल वर्ष पूरे किए हैं, जिसमें अपने नेताओं, रैंक एंड फाइल के संघर्ष, बलिदान, कड़ी मेहनत और समर्पण का एक गौरवशाली इतिहास समाहित है और हमें विरासत में मिला है। हम अपने देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जब एक तरफ सरकार की गलत उदारीकरण नीति ने देश के दरवाजों को बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए खोला है ताकि देश का आर्थिक शोषण किया जा सके। कारखानों के बंद होने से फैक्ट्रियां बंद हो गई है, श्रमिकों की संख्या कम हो गई है, श्रमिकों की रिकॉर्ड संख्या बेरोजगार हो गई है, दैनिक आवश्यकता के सामानों की कीमत बढ़ रही है और कोरोना महामारी ने आम नागरिकों के जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया है। ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बावजूद सरकार भारतीय रेलवे सहित निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में
क्षेत्र और कारखानों, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के बीच एकता की बहुत नितांत आवश्यकता है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कार्यकर्ता अतीत से सबक लेते हुए ईमानदारी से, समर्पण व कड़ी मेहनत के साथ ट्रेड यूनियन आंदोलन और देश के सामने नई चुनौतियों का सामना करने के लिए श्रमिकों के बीच एकता बनाने की अपनी प्रतिज्ञा को आज दोहराएंगे। एकजुटता के साथ हम सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन